हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने वेपर प्रेशर के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। और वो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, आज के क्लास में हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पहले जो हम लिक्विड लिख रहे हैं वो किसके लिए लिखते हैं? फॉर सॉल्यूट। ओके, और जो सेकंड में लिक्विड लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं? सॉल्वेंट के लिए लिखते हैं। इसका मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी हमारा लिक्विड है, और जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी हमारा लिक्विड है। दोनों ही लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो मिक्सेबल लिक्विड्स का लेंगे। मिक्सेबल लिक्विड मतलब दो लिक्विड जो इजीली अपने साथ मिक्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम मिक्सेबल लिक्विड्स लेंगे। तो मिक्सेबल लिक्विड्स का एग्जाम्पल क्या है? मिक्सेबल लिक्विड्स का एग्जाम्पल है, पहला है हमारा वाटर प्लस अल्कोहल। ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो पाते हैं, ठीक है। और जो सेकंड एग्जाम्पल लेंगे वो है हमारा बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ओके, और ये चैप्टर में हम जो भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो सारे क्या है? बाइनरी सॉल्यूशंस है। ओके, तो यहाँ पे जो मिक्सेबल लिक्विड लेंगे वहाँ पे भी हमें दो कंपोनेंट ही लेना है, दो ठो लिक्विड ही लेना है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर के बारे में। यहाँ पे एक और टर्म आएगा जो है पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा है, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पढ़ा है ना, उसके साथ को ये रिलेट करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस था वो क्या था? अगर हम एक कंटेनर में गैस ए ले रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है? उसका कुछ प्रेशर होता है, ठीक है। वो प्रेशर उसका नॉर्मल प्रेशर होता है। नेक्स्ट, गैस बी लेते हैं तो उसका भी नॉर्मली कुछ प्रेशर रहता है, ओके। लेकिन अगर हम ये ए और बी दोनों गैस को एक साथ रख लेंगे तो अभी जो उनका प्रेशर आएगा वो उनका ओरिजिनल प्रेशर से अलग आता है, ठीक है। तो ये मिक्सचर ऑफ गैस हो गया। मिक्सचर में कौन कौन प्रेजेंट है? गैस ए एंड गैस बी। ये दोनों मिलके इनका कुछ प्रेशर है, क्या मिक्सचर का कुछ प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। उस मिक्सचर का प्रेशर में से जितना प्रेशर गैस ए का है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, ठीक है। और मिक्सचर का जो प्रेशर है उसमें जितना प्रेशर का कंट्रीब्यूशन बी के तरफ से है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। ओके, ए का कुछ प्रेशर है, बी का कुछ प्रेशर है, दोनों मिलके टोटल सॉल्यूशन का एक गैसेस सॉल्यूशन का प्रेशर बनता है, ठीक है। उस प्रेशर में मान लो हमारा टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है 8 एटमॉस्फेयर, ओके। और जिसमें गैस ए का प्रेशर का कंट्रीब्यूशन है 5 एटमॉस्फेयर और बी गैस का प्रेशर का कंट्रीब्यूशन है 3 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इन दिस गैसियस सॉल्यूशन है 5 एटमॉस्फेयर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इन दिस गैसियस सॉल्यूशन कितना है? 3 एटमॉस्फेयर। ओके, मतलब इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम मिक्सचर में उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। आया समझ में? तो पढ़े हुए हो 11th में, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम गैस को छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं? अभी दो ठो लिक्विड लेते हैं। एक लिक्विड है ए, दूसरा लिक्विड है बी, ठीक है। तो ए का कुछ वेपर प्रेशर होगा, लिक्विड ए का, हर लिक्विड का वेपर प्रेशर कुछ रहता है, ठीक है। लिक्विड ए का भी कुछ वेपर प्रेशर रहेगा, ओके। उसी तरह लिक्विड बी का भी कुछ वेपर प्रेशर रहेगा। जब हम क्या करेंगे, लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन का भी कुछ वेपर प्रेशर रहेगा, वो भी तो लिक्विड है, उसका भी कुछ वेपर प्रेशर रहेगा, ओके। तो उस वेपर जो सॉल्यूशन में
जो प्रेशर होता है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, उसमें कुछ वेपर प्रेशर ए का है और कुछ वेपर प्रेशर किसका है, बी का है। दोनों का इंडिविजुअल का जो वेपर प्रेशर मिला के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बना है। ठीक है, मान लो इस सॉल्यूशन में, इस लिक्विड सॉल्यूशन में जो लिक्विड ए है उसका वेपर प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर। ओके, इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के अंदर ये याद रखना जरूरी है कि सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना है या बी का वेपर प्रेशर कितना है, बाहर नहीं, अलग से तो वो अलग डिफरेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, हम सॉल्यूशन के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, लिक्विड बी ले रहे हैं, लिक्विड बी। तो लिक्विड बी का वेपर प्रेशर किसमें, इस सॉल्यूशन के अंदर सपोज है वो 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अभी दोनों लिक्विड था, दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर हमें पता चल गया। अब हम जब फाइनल सॉल्यूशन का, फाइनली जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए 3 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा 2, टोटल मिला के हो गया हमारा 5 एटमॉस्फेयर। ओके, आया समझ में। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में से लिक्विड ए का जो कंट्रीब्यूशन था वेपर प्रेशर में, उसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। ओके, और सॉल्यूशन में का वेपर प्रेशर में लिक्विड बी का जो कंट्रीब्यूशन था वेपर प्रेशर का, उसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ओके, आया समझ में। नॉर्मली कुछ वेपर प्रेशर रहेगा, अगर वो प्योर फॉर्म में रहता है तो उसका कुछ वेपर प्रेशर रहता है। जब वो दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स होके एक सॉल्यूशन बनाता है तब उसका वेपर प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, चेंज होने के बाद जो वेपर प्रेशर वो कंट्रीब्यूट करता है सॉल्यूशन में, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी को ऐड करेंगे तो हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, वो है डाल्टन्स का, डाल्टन का। ठीक है, ऊपर जैसे वेपर गैस में क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मिला के पार्शियल टोटल प्रेशर ऑफ गैस बनता था, वो भी डाल्टन्स ने दिया था, जिसको हम बोलते थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसी तरह यहाँ पे भी जो डाल्टन ने दिया है उसको हम बोलेंगे डाल्टन्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर। ठीक है, आया समझ में। लिख लो पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, मिटाते हैं। तो ये जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है उसके बारे में साइंटिस्ट रॉल्ट ने अपना एक लॉ दिया है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रॉल्ट्स लॉ। लिख लगाओ हेडिंग, रॉल्ट्स लॉ। ये रॉल्ट्स लॉ क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे। द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर of a volatile liquid present in a solution is directly proportional to the mole fraction of that liquid present in the solution at a given temperature।
at a given temperature. ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो फर्स्ट चीज जानना जरूरी है वो है हमारा वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड हो सकता है या फिर दोनों ही तो लिक्विड है, हम उसको वोलेटाइल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ऑफ दैट लिक्विड और दैट कंपोनेंट भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो वोलेटाइल लिक्विड क्या चीज है, अगर कोई लिक्विड हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल जो लिक्विड होते हैं वो तो वोलेटाइल होते हैं, कोई ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो कोई कम वोलेटाइल होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने अल्कोहल लिया और यहाँ रूम टेम्परेचर में उसको खुला छोड़ दिया तो अल्कोहल जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब वो बहुत जल्दी जितना लिक्विड था वो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे वाटर रखेंगे तो वाटर भी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसका जो रेट ऑफ जो इवेपोरेशन होता है वो क्या हमारा अल्कोहल से कम होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है और वाटर जो है वो इन कंपैरिजन टू अल्कोहल क्या है, कम वोलेटाइल है। ठीक है, आया समझ में वोलेटाइल कंपोनेंट या वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है। ओके, तो अभी ये राउल्ट्स लॉ का हम एक्सप्रेशन जानते हैं। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, कोई एक सॉल्यूशन हमने ले रखा है, वो सॉल्यूशन में दो ठो लिक्विड है A एंड B, दोनों वोलेटाइल ही है। ओके, कोई कम है कोई ज़्यादा है। ठीक है, दो सॉल्यूशन है A एंड B। अभी हमें क्या करना है, इन जनरल जो रहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, अगर कहीं पे सिर्फ लिक्विड A प्रेजेंट है तो सिर्फ उसी का जो वेपर प्रेशर है वो है P0। कोई भी लिक्विड का जो प्योर स्टेट में हम उसका वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको P0 से करते हैं। ओके, नेक्स्ट उसी तरह अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B लेंगे तो वो क्या होगा, P0B। ये याद रहा, ये क्या चीज़ है, प्योर स्टेट में उस वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर है। ओके, अब हमने क्या किया, वो दोनों लिक्विड को लेके मिक्स कर दिए और अपना एक सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, तो पहले कुछ प्रेशर था, वेपर प्रेशर क्या था, P0A था, P0B था। अब जब हम उसे ऐड कर दिए और कुछ सॉल्यूशन बना लिए तो अभी सॉल्यूशन में A का जो वेपर प्रेशर था वो चेंज हो जाएगा और B का भी जो वेपर प्रेशर था वो चेंज ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन वो हम लिखेंगे PA और वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन उसको क्या लिखेंगे, PB। ओके, ये हमारा क्या है, ये हम मतलब ये हमारा सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन तो पढ़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बार पढ़ लिए अभी बीच में, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीटा A। इसी को कोई जगह में XA भी बोला जाता है, ये है जीटा A। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या है, जीटा B। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल जितना मिलके तो सारा 1 होगा, उसमें किसका कितना हिस्सा है वही मोल फ्रैक्शन होता है। तो हम जो सॉल्यूशन लिए हैं, बाइनरी सॉल्यूशन लिए हैं, सिर्फ दो ही सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है ना, क्या सॉरी दो ही लिक्विड प्रेजेंट है, दो ही कंपोनेंट क्या है A एंड B, और दोनों को अगर हम मिला देंगे दोनों को मोल फ्रैक्शन तो क्या आएगा, और टोटल तो 1 ही आता है मोल फ्रैक्शन। सो जीटा A प्लस जीटा B इक्वल टू 1। ठीक है, आया समझ में। ओके, चलो अभी राउल्ट्स लॉ देखते हैं। राउल्ट्स लॉ में क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। मान लो हम
कंपोनेंट ए के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, वो कैसे हमने रिप्रेजेंट किया है, पी ए। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, जीटा ए, ठीक है। इट इम्प्लाइज, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वलिटी साइन देंगे तो क्या होगा, पी ए इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो क्या होगा, पी ए इक्वल टू के इंटू जीटा ए, ठीक है। आया समझ में। अच्छा, मान लो वो जो ए हम लिए हैं अभी वो प्योर स्टेट में है, मतलब सोल्यूशन में नहीं है, सोल्यूशन में तो वो बी के साथ मिक्स होके था, है ना, अभी वो सोल्यूशन में नहीं है, अभी वो क्या प्योर स्टेट में है, मतलब ओनली ए प्रेजेंट है, ठीक है। इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में क्या होगा, अगर सिर्फ ए प्रेजेंट है तो जीटा ए का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सिर्फ वही प्रेजेंट है तो कुछ फ्रैक्शन होना नहीं है, सारा का सारा खुद उसका है, ठीक है। तो जीटा ए निकला 1, अगर जीटा ए 1 निकला, ठीक है, ये है जीटा ए भी निकला 1, तो प्योर स्टेट के लिए हमारा वेपर प्रेशर का सिंबल क्या है, पी नॉट ए। सो पी नॉट ए क्या होना चाहिए, पी नॉट ए होना चाहिए के इंटू जीटा ए, ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारा। इट इम्प्लाइज पी नॉट ए इक्वल टू के इंटू जीटा ए का वैल्यू कितना है, 1 है, इसका मतलब पी नॉट ए का वैल्यू कितना आया, के आया। कब आया, जब हमने प्योर लिक्विड ले रखा है, ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे, ये k का वैल्यू जो निकला उसको हमने इसको इक्वेशन 1 देते हैं, k का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो क्या निकलेगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, ये है हमारा एक फॉर्मूला, ओके। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2। आया समझ में, ये किसके बारे में था, ए के बारे में था। नेक्स्ट बी के बारे में बात करते हैं। जिसी तरह पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, उस तरह क्या करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, वो कितना है, पी बी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कितना है, जीटा बी। It implies PB equal to K into जीटा B, ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका भी प्योर स्टेट लेंगे। इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट मतलब क्या, B का प्योर स्टेट मतलब वहाँ पे सिर्फ लिक्विड B का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, और कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ B का ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सारा मॉलिक्यूल जो है वो उसका खुद का है। तो इन प्योर स्टेट मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आएगा, 1 आएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, प्योर स्टेट में B का वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, P नॉट B, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू जीटा B, ओके। अभी हमें क्या करना है, जीटा B का वैल्यू कितना निकला है, प्योर स्टेट में 1 निकला है, उसको यहाँ पुट करेंगे। सो P नॉट B इक्वल टू K, ठीक है, ये हमारा K का वैल्यू निकला, P नॉट B, कहाँ पे, इन प्योर लिक्विड B में, ठीक है। अभी क्या करेंगे, K का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो क्या आएगा, PB इक्वल टू P नॉट B इंटू जीटा B, ये निकला हमारा क्या, और एक एक्सप्रेशन, इसका नंबरिंग दे देंगे इक्वेशन 4। तो ये जो एक्सप्रेशन निकला उसका मतलब क्या है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, इसका मतलब हमारा जो क्या पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसका मल्टीप्लिकेशन है, वो है
स्टेट का वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी देखो जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, वो कैसे आ रहा है, प्योर फॉर्म में बी का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का प्रोडक्ट होके वो निकल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, लिख लो पहले इसको सब, फिर मिटाते हैं। हो गया? तो फॉर्मूला हमारा क्या निकला था, पी ए निकला था, पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और पी बी निकला था पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ओके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, हमने जैसे पढ़ा डाल्टन्स लॉ में क्या होता है, जो इनके पार्शियल वेपर प्रेशर रहता है गैसेस का, उसको सॉरी लिक्विड का, उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। वो कैसे निकलेगा, PA मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस PB पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, दैट इज इक्वल टू, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, P नॉट A इंटू जीटा A प्लस P नॉट B इंटू जीटा। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, अभी तो हमें पता है कि जो जीटा A प्लस जीटा B है वो मिलके 1 होता है, दोनों बाइनरी सोल्यूशन है, दो लिक्विड प्रेजेंट है, दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो वो 1 निकलेगा। इट इम्प्लाइज जीटा A को हम लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा B, और जीटा B को हम लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा A। ओके, तो यहाँ पे किसी एक का वैल्यू पुट करेंगे। सो पी नॉट ए में जीटा ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जीटा बी प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ठीक है, इसको अगर खोल के लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी प्लस पी नॉट बी जीटा। ओके, इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, अरेंज करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पे P नॉट A दो जगह पे है, तो अच्छा ये अलग टर्म में इसको आगे ले आते हैं, P नॉट B जीटा B प्लस यहाँ पे P नॉट A दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस P नॉट A प्लस यहाँ पे जीटा B कॉमन लेते हैं। ठीक है, जीटा B कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, P नॉट B माइनस P नॉट A। ठीक है, हो गया, ये है एक्सप्रेशन, लिख लो इसको। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये चीज है P इक्वल टू ये वाला है P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। अब भी हमने क्या किया था, जीटा A का वैल्यू पुट किया था, अभी हम यहाँ पे जीटा B का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B, जीटा B का वैल्यू कितना है, 1 माइनस जीटा A, 1 माइनस जीटा A। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलते हैं, P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B जीटा A। ठीक है, तो जीटा यहाँ पे कॉमन लेंगे, P नॉट B को यहाँ एक साइड में ले आएंगे, P नॉट B प्लस किसको कॉमन लेना है,
है हमें जीटा ए, क्या है ब्रैकेट में यहाँ से कॉमन लिए पी नॉट ए माइनस यहाँ से कॉमन लिए पी नॉट बी। ये किसका एक्सप्रेशन है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन है। ये एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे हमें पी नॉट ए पी नॉट बी मतलब लिक्विड ए और बी का ओरिजिनल वेपर प्रेशर पता होना चाहिए और बी का मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे भी दोनों का ओरिजिनल वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता होगा तभी ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। ठीक है, लिख लो डेरिवेशन। हो गया, मिटाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे बिटवीन एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और वाई एक्सिस में हम लेंगे वेपर प्रेशर। ओके, अच्छा यहाँ पे ये मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट में गैस बी प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट में कौन प्रेजेंट है? ओनली गैस ए प्रेजेंट है। तो ये कौन सा स्टेट हुआ? ये गैस ए का प्योर स्टेट हुआ। ठीक है, और इसमें गैस भी टोटली प्रेजेंट नहीं है। मोल फ्रैक्शन 0 मतलब क्या है? प्रेजेंट नहीं है वो। अच्छा, अगर एक पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर सिर्फ सिर्फ लिक्विड ए प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसका वेपर प्रेशर होगा? वो प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, ये क्या है? ओनली प्योर लिक्विड ए है, तो यहाँ पे हम वेपर प्रेशर लेंगे। ओके, ये क्या होगा? ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, यहाँ तो मिटा चुके हैं, कॉपी में देख लो। ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है? पी नॉट ए। ओके, नेक्स्ट धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है। ठीक है, ए का कितना था? मोल फ्रैक्शन हाईएस्ट कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, और लोएस्ट कितना है? 0 है। तो ए का मोल फ्रैक्शन हाईएस्ट था, कितना था? 1 था। जब वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, लोएस्ट कितना आ सकता है? वो 0। तो इस पॉइंट में मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 0 है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, मतलब वो लोएस्ट है। अभी राइट में जाएंगे तो धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू उसका बढ़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना तक जा सकता है? मैक्सिमम कितना है मोल फ्रैक्शन का? 1। ओके, तो बी का वैल्यू यहाँ आ रहा है, मतलब 1 होके आ रहा है। इस पॉइंट में बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, ए का मोल फ्रैक्शन 0 है। इसका मतलब इस पॉइंट में ओनली बी प्रेजेंट है इन प्योर स्टेट, यहाँ पे ए प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, अच्छा अगर सिर्फ बी प्रेजेंट है तो उसका जो लिक्विड स्टेट में प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है? कॉपी में लिखा होगा, बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है पी नॉट बी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे सिर्फ बी प्रेजेंट है वहाँ पे पी का वेपर प्रेशर कितना आएगा? पी नॉट। एसएमएस में ये सिर्फ 2 ही चीज याद रखो, यहाँ पे सिर्फ ए प्रेजेंट है इसलिए उसका वेपर प्रेशर आ रहा है पी नॉट है, क्योंकि प्योर फॉर्म में है। यहाँ पे सिर्फ बी प्रेजेंट है इसलिए उसका वेपर प्रेशर आ रहा है पी नॉट बी, जो कि प्योर फॉर्म में है। और जब हम एक्स एक्सिस में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं उस टाइम में मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे ए का डिक्रीज हो जा रहा है और बी का धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जितना भी पॉइंट्स मिलेंगे
वहां पे तो यहाँ पे जो धीरे धीरे जितना भी पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, वो होगा पी बी का वैल्यू। ठीक है, पी बी का वैल्यू कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन चेंज होता जा रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन चेंज होता जा रहा है, तो इस हिसाब से पी बी का वैल्यू कैसे आएगा, पी नॉट बी इंटू जीटा बी। इस लाइन में जहां जैसे हम आगे जा रहे हैं धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन चेंज होता जा रहा है और जो प्रेशर है बी का वो भी चेंज होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्या फॉर्मूला, वो चेंज हो रहा है। ओके, उसी तरह यहाँ पे प्योर स्टेट में सबसे ज्यादा है, जब यहाँ पे आएगा 0 पे आएगा, आ रहा है 0 में। इस केस में क्या हो रहा है, ये किसका है, ये पी ए का ग्राफ है। ठीक है, पी ए का ग्राफ मतलब 2 का ग्राफ। जब हम धीरे धीरे इधर मूव कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है, और मोल फ्रैक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, P इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी ए का ग्राफ, ये हो गया हमारा पी बी का ग्राफ। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट, इसको अगर ये दोनों को अगर ऐड करेंगे, ये है हमारा टोटल प्रेशर, दैट इज पी ए प्लस पी बी का ग्राफ। ओके, आया समझ में, हो गया याद रहा। और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि यहाँ पी नॉट ए नीचे है और पी नॉट बी ऊपर है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं दोनों में से किसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज़्यादा है। हमने अभी ये मान रखा है कि ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कम है, इसलिए वेपर प्रेशर लाइन में इसको हम कम में रखे हैं, और ये मान रखे हैं कि बी ज़्यादा है इसलिए बी को ऊपर रखे हैं। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, हम ये भी मान सकते हैं कि प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर कम ज़्यादा है तो इसको ऊपर ले लेंगे, और बी में कम है तो इसको हम नीचे ले आएंगे, तो चेंज हम कर सकते हैं। ये ऐसा हमने कुछ एज्यूम करके ये बनाया है। ओके, ऐसा समझ में, बना लो इसको। नेक्स्ट हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, वही सेम ग्राफ, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकता है। मान लो यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, मतलब यहाँ पे ए है ही नहीं। ओके, सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे उसको हम दिखाएंगे ग्राफ में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ एक ही गैस प्रेजेंट है तो हम उसी को शो करेंगे। तो ए यहाँ पे है, यहाँ पे तो ए है ही नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी नॉट ए, और इसको यहाँ तक चेंज कर देंगे। ठीक है, जब मोल फ्रैक्शन ए का टोटल हो गया वो यहाँ पे पी नॉट ए में रहेगा। ओके, अच्छा, ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है? फिर से और एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने ये मान रखा है कि हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, और वो सोल्यूशन किसका है, ए और बी का है। ओके, और ए कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, बी कितना अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमें नहीं पता, लेकिन टोटल इतना पता है, ए और बी का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो वो 1 आएगा। ओके, तो हमने ये मान रखा कि पहले हमारे पास बी नहीं है, सिर्फ ए प्रेजेंट है, और फाइनली जो मोल फ्रैक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ए का वैल्यू धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन
फ्रैक्शन कम होके 0 हो गया और B जो पहले प्रेजेंट था नहीं वो 0 से बढ़ के धीरे धीरे 1 हो गया। ठीक है, जब सिर्फ A प्रेजेंट था तो उसका प्रेशर कितना आएगा P नॉट A प्योर स्टेट में। जब सिर्फ B प्रेजेंट था उसका प्रेशर और वेपर प्रेशर कितना आएगा P नॉट B प्योर स्टेट में। क्योंकि हम यहाँ मूव करेंगे तो मोल फ्रैक्शन चेंज होगा। तो अगर हम ये B का 0 था और B का 1 है, इसको अगर हम जॉइन कर लेंगे और इसमें जो पॉइंट्स आएगा वो कैसे बना है, वो इस फॉर्मूला से बना है PB इक्वल टू P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 है। इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आएगा वो कौन से फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, वो P इक्वल टू P नॉट A इंटू जीटा A के ऊपर बेस्ड है। ये सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है जिसको लेके ये ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ऊपर ही बेस्ड है। और ये P नॉट A और P नॉट B है, अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा सोल्यूशन का प्रेशर का वो क्या होगा PA, जो यहाँ से निकला PBA, दोनों को ऐड करके ये लाइन एक्सपेरिमेंटली आ रहा है जो टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बना हो सब? हो गया? यहाँ पे एक और चीज लिख लो, यहाँ पे लिख लो P और A और यहाँ पे लिख लो P और B, ये इसका कॉम्पोजिशन है। ओके, मिटाते हैं।